हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। सारे सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग जोर शोर से कर रहे होंगे। हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब पढ़ रहे होंगे। बट सीसेट की प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं ये मैं जानना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि जनरली सीसेट की प्रैक्टिस कोई करता नहीं है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर से हमको ये सीख मिल जाना चाहिए कि अगर आप प्रीलिम्स का जो मेन फर्स्ट पेपर जो है, ठीक है, पेपर 1 अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं, ठीक है, बट जो सेकंड पेपर है वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार बहुत बड़े बड़े ऐसे दिग्गज थे जो पेपर 1 तो इजीली हर साल निकाल लेते हैं, बट जो सेकंड पेपर था सीसेट का वो उनसे निकला नहीं, जिसकी वजह से वो मेंस नहीं दे पाए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ऐसी गलती नहीं कर रहे होंगे और सीसेट की भी प्रैक्टिस जोर शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में मैं गणित का भी कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सीजी के एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, चाहे CGPSC का एग्जाम हो, ठीक है, CGPSC का एग्ज़ाम या फिर CGPSC का जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो होता है उसका एग्ज़ाम का, या फिर जो भी व्यापम एग्ज़ाम लेती है वहाँ से ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस मैंने इसमें लिया है वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम स्टेट PCS के अंदर आया हुआ है। और ये स्टेट PCS के अंदर ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये 10 क्वेश्चन, जो कि जिसमें मैथ पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन मैथ्स का लेकर आया हूँ। ठीक है, और ये जो 10 क्वेश्चन है ये 10 जो है डिफरेंट टॉपिक से, अलग अलग टॉपिक से है। और कोशिश करूंगा कि ये सीक्वेंस को, ये सीरीज़ को मैं बनाए रखूंगा और हर दिन आपके लिए अलग अलग टॉपिक से या अलग अलग चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, मतलब वो 10 टॉपिक जो अलग अलग होगा वह टॉपिक आपका रिवाइज होते चले जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में ऐसे, ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई CGPSC ही जरूरत नहीं है, बट सीसेट के नाम पे वहाँ से प्रैक्टिस हमको करना जरूरी है। ये केवल मैथ्स का है, लेकिन हो सकता है आगे मैं रीजनिंग के भी 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐड करके 10 से 15 क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन को मैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ CGPSC RDA 2014 का पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं वहाँ से ही सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ठीक है, और रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया हूँ। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, ठीक है, वो है, ये पहला टॉपिक होगा। ठीक है, 3, 5, 15, 18, 20 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब हमको एक ऐसी सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 3, 5, 15, 18, 20 और 24 ये सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इसका 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका तो आप कि इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है इन सब से कट जाना चाहिए। ठीक है, सारे से कट जाना चाहिए, लेकिन पूछा क्या है कि वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन से प्रैक्टिस, ऑप्शन से इसको ट्राई करेंगे तो सबसे पहले जो छोटा वर्ग संख्या होगा उसको हम चेक करेंगे। जैसे 400, पहले हम 400 को चेक करेंगे ऑप्शन में, क्योंकि सबसे छोटी वर्ग संख्या तो यही है। तो इस 400 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद दूसरा जो छोटी संख्या है वो 900 होगा। ठीक है, 900 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये 15 से भी कट जाएगा, 15 6 90, 18 से भी कट जाएगा, 20 से भी कटेगा। ठीक है, क्या 24 से कटेगा क्या? ठीक है, ये 24 से नहीं कटेगा, मतलब जो 900 जो है ये हमारा नहीं होगा आंसर। ठीक है, इसी तरह जो तीसरा है ये 3600, हम 3600 को चेक करेंगे तो 3600 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा और हमारा आंसर ही ये 3600 होगा, अगर ऑप्शन से ऐसे ट्राई करेंगे तो। ठीक है, ये बड़े ऑप्शन को हमको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या पूछा है, छोटी वर्ग संख्या पूछा है जो इस सबसे कट जाए, इसलिए इसका आंसर जो होगा आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, बट इसका मेन मेथड क्या होना चाहिए? ठीक है, जैसे मेंस में अगर पूछे तब क्या करेंगे, तो मेंस का मेथड ये होगा कि जब भी कभी भी आपको सबसे छोटी संख्या पूछे, जो इन सब कुछ नंबर्स दे दे और पूछे इन नंबर से कटने वाली छोटी संख्या ज्ञात करो, तो इन सारे नंबर का हम LCM निकाल देंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है हमारा, जो क्वेश्चन है पहला, वो LCM HCF वाले चैप्टर से है। ठीक है ना, तो चलिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 3, 5, 15, 18, 20 और 24 इन सब का LCM कैसे निकालेंगे? तो एक तो आप ऐसे निकाल देंगे LCM। ठीक है, 3, 5, 15, 18, 20 और 24। ठीक है, इसको फिर हम ले जाएंगे कितने से? 2 से ले जाते हैं। ठीक है, 2 से ले जाएंगे तो ये 3 रहेगा, 5, 15, ये 2 9 बार में चला जाएगा, ये 10 बार में और ये 12 बार में। ठीक है, फिर एक बार 2 बार से हम ले जाएंगे, 2 से 2, ये 3 रहेगा, 5, 15, ये 9, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए, अब 2 से ले जाने से कोई फायदा है नहीं, अब हम इसको 3 से ले जाते हैं। ठीक है, तो 3 एक बार में, ये 5, 3 पंजे 15, ये 3 तिया 9, ये 5 और ये 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम इसको ले जाएंगे 5 से ले जाते हैं। 5 से ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 का 3 रहेगा, सॉरी ये 5 था ना, 5 था, तो 5 रहेगा, ये 3 सेम रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मिलेगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी एक LCM का होता है, जैसे कि सबसे बड़ी संख्या 24 है, मैं 24 यहाँ पे ले लिया। ठीक है,
अब देखिए 24 में यहाँ पे ये ले लिया, उसका इंटू करेंगे 20 में जाएंगे तो 20 जो है ये 4 पंचे 20 होता है, ठीक है, 20 जो है ये 4 पंचे 20 होता है। तो ये 24 में 4 तो शामिल है, 5 शामिल नहीं है, तो इस 5 का यहाँ पे हम गुना कर देंगे, ठीक है। इस तरह 18 में जाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि ये 6 दिया 18 होता है, ठीक है। तो ये 24 में 6 शामिल है, 3 एक्स्ट्रा बच गया, तो 3 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये 15 यहाँ पे 5 दिया, 15 है, यहाँ पे 5 भी है और ये 3 भी है, सब है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इन सबका गुना कर दिया, 24 पंचे 120, 120 दिया 360, तो हमारा एलसीएम जो क्या मिला 360 मिला। मतलब 360 एक ऐसी संख्या है जो 3, 5, 15, 18, 20 और 24 से डिवाइड हो जाएगा, बट क्या बोला है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या होना चाहिए। बट 360 वर्ग तो नहीं है, तो वर्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको ये 5 का एक जोड़ी नहीं मिल रहा है और यहाँ पे एक 2 का जोड़ी नहीं मिलता है। जैसे कि ये 360 है, 0 एक ही है ना भाई, तो एक 0 वाला कभी भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होता, वो 2 0 होना चाहिए। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 360 में 10 का गुना कर देंगे, तो 3600 हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये अनुपात समानुपात पर है, ठीक है ना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, ये रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, रेशियो या फिर अनुपात समानुपात पर ये सवाल है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है अलग अलग टॉपिक पर है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बाकी हर दिन कोशिश करूंगा कि इस पे 10 अलग अलग टॉपिक में मैं 10 क्वेश्चन लेकर आऊँ। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं, ठीक है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या के से 52 अधिक है, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा कि जो तीनों संख्या है मान लेंगे क्या कि पहली संख्या क्या है 3x है, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x और तीसरी संख्या हो जाएगी 5x। तो ये पहली संख्या और तीसरी संख्या इन दोनों का योग जो है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। मतलब ये पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना होगा, 5 और 3 8x, और दूसरी संख्या कितना है 4x। तो 8x और 4x का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 52 लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस 4x = 52। यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे आप तो 52/4, ये 13 चौके 52, 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो लेकिन निकालना क्या है, हमको निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जो सबसे बड़ा रेशियो में होगा सबसे बड़ी संख्या भी होगा। तो ये 5x है सबसे बड़ी संख्या, तो x का वैल्यू मिल गया 13, तो हमारा संख्या जो होगा सबसे बड़ी संख्या 5 × 13 यानी कि 13 × 5 = 65, ये हमारा 65 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका भी आप ले सकते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, पहली संख्या 3 है, अगर मान ले 3 इकाई और दूसरी संख्या मतलब तीसरी संख्या को 5 इकाई मान ले, तो 3 और 5 कितना हो गया 8, ठीक है। और बीच वाला संख्या कितना है 4, 8 और 4 का अंतर हो गया 4, मतलब 4 इकाई का ये अंतर हमको 52 दिया है, 4 इकाई का जो अंतर है 52 है, ठीक है। तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, तो 13 चौके 52 13, 1 इकाई का मान कितना हो गया 13। तो सबसे बड़ी संख्या 5 था, तो 5 इकाई का वैल्यू कितना 5 × 13, ये 65 आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों से हमारा जो आंसर होगा सही होगा और सही आएगा। अगर आप सॉल्व सही तरीके से करेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है हमको ये निकालना है, ठीक है। दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। इसको मैं 2 मेथड से करूंगा, ठीक है। तो जो पहला मेथड है वो पहले मैं बताता हूँ। जैसे दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5 गुना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये फादर और ये सन, ठीक है। अगर मैं वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में क्या बोला है कि जो पिताजी हैं वो पुत्र की आयु के 5 गुना है। मतलब अगर बेटा अगर 1 वर्ष अगर मानूं तो पिताजी उसके कितना होगा 5 गुना, मतलब 5 होगा। मतलब उनके बीच का अनुपात 5 और 1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व अगर चलेंगे तो 4 वर्ष पूर्व क्या है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, ठीक है। तो ये पुत्र अगर 1 ले लूंगा तो पिता क्या होगा 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये 7 वर्ष, ये 4 वर्ष पहले का ये है, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम। वर्तमान वाला कितना है 5 और 1 का अनुपात है, तो पिता और पुत्र का अनुपात हम निकाल लेते हैं भाई। मान लेते हैं क्या कि दोनों का वर्तमान, पिता का वर्तमान उम्र 5x है और पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। ये वर्तमान का है, लेकिन 4 साल पहले जाएंगे तो 4 इसमें भी माइनस करना होगा, 4 इसमें भी माइनस करना होगा। 4 माइनस करने के बाद, क्योंकि 4 साल हम पहले जा रहे हैं तो उस केस में अब अनुपात कितना हो जा रहा है 7 और 1। तो जब 4 माइनस किए तो अनुपात हो गया 7/1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का ये दोनों के साथ करेंगे, इस 1 का गुना 5x - 4 से करेंगे तो 5x - 4 मिलेगा। 7 का गुना 1x - 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और -7 चौको 28, ठीक है ना। अब x वालों को एक साइड ले आते हैं तो 5x - 7x बराबर ये -28 होगा और ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर ये माइनस का 24, ये माइनस माइनस कट जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 24/2 यानी कि 12। x का वैल्यू आ गया क्या 12। अब ठीक है, अब पिता पुत्र का वर्तमान आयु क्या लिए थे 5x और 1x। तो पिताजी का उम्र होगा 5x मतलब 5 × 12 मतलब 60 वर्ष, ठीक है। और जो पुत्र है उसका कितना था 1x मतलब 1 × 12 मतलब 12 वर्ष।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी 60 वर्ष और पुत्र कितना 12 वर्ष। ये पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। एक दूसरा मेथड होता है रेशियो वाले मेथड से, अगर वो भी देखना है तो आप देख सकते हैं। जैसे हमको रेशियो ऐसे करना है, ठीक है, वर्तमान में उनका जो अनुपात है कितना है, 5 और 1 का। ठीक है, 5 और 1 का। ठीक है, ये फादर और ये सन। ठीक है, 4 साल पहले का अनुपात कितने का है, 7 और 1 का। ठीक है, अब देखिए 4 साल पहले जाना है, लेकिन ये अंतर कितने का है। ठीक है, ये अंतर कितना, ये देखो यहाँ पे अंतर 2 मिल रहा है, यहाँ पे अंतर क्या मिल रहा है हमको, 0 मिल रहा है। अंतर तो अलग है बट हमको कितना सेम अंतर मिलना चाहिए, क्योंकि 4 साल पहले की, दोनों में 4-4 साल पीछे की बात कर रहा है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो एज है उसमें 4 साल कम करेंगे तो ये आना चाहिए, मतलब ये और ये सेम होना चाहिए ना, बट ये सेम तो नहीं है। तो सेम कैसे बनाया जाता है, सेम बनाने के लिए हमको ये दोनों का अंतर देखना है। 7 और 6, 1 का अंतर हो गया 6, 5 और इस 1 का अंतर हो गया 4। इस 4 का गुना ये दोनों के साथ और 6 का गुना ये दोनों के साथ। ये वाला मेथड अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका यूजफुल है, बट ये आपको नहीं, अगर इस मेथड से किए होंगे तो अभी आपको ये थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। तो हमको ये दोनों अंतर को सेम करने के लिए क्या करना है, ये दोनों को हमको देखना है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस 6 और इसका डिफरेंस हो गया 4। ये 6 मिला, इस 6 का गुना हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और जो ये 4 मिला था उसका 4 और 4 का गुना हम यहाँ पे करेंगे। तो अब जो हमारा हो जाएगा ये वाला 30। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 28 और ये कितना मिल गया हमको 4। अब आप यहाँ पे अंतर देखेंगे तो ये 2 है, यहाँ पर भी अंतर कितने का हो गया 2, लेकिन फिर भी अंतर हमको 2 का थोड़ी बोला है। कितने वर्ष पूर्व गए थे हम लोग, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, ये 4 वर्ष पूर्व, मतलब ये 2 अंतर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 4। इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हर जगह 2 का गुना होगा अब। ठीक है, अब वर्तमान उम्र पूछा था तो वर्तमान उम्र 30 और 6 हो गया। तो पुत्र का अगर देखना होगा तो 6 में 2 का गुना करेंगे तो ये 12 आंसर आ जाएगा, और पिता में 2 का गुना करेंगे तो 30 दूनी 60 आंसर आ जाएगा। तो ये 60 और ये 12, इस तरह से इसका भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अभी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था क्या था, अनुपात वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, ABC ने संयुक्त रूप से व्यवसाय शुरू किया। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पार्टनरशिप पे है। ठीक है, पार्टनरशिप, साझा बोल लेते हैं इसको, साझा पर आधारित है। ठीक है, ये चौथा टॉपिक हो गया। तो ABC ने संयुक्त रूप से व्यवसाय प्रारंभ किया। A ने B से 3 गुना पूंजी का निवेश किया, B ने C से की अपेक्षा 2/3 मतलब 2/3 का निवेश किया। साल के अंत में 660 रुपए का लाभ होता है, तो B का हिस्सा कितना होगा उस लाभ में। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं कि तीनों का जो पूंजी लगा है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे A जो है B से कितना 3 गुना लगाया है। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ A का जो इनकम है, मतलब जो पूंजी लगाया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है, वो B से कितना है 3 गुना, तो A जो होगा 3B के बराबर होगा, क्योंकि A जो है बराबर होगा 3B का इस क्वेश्चन के हिसाब से। फिर बोला है B ने C की अपेक्षा 2/3 किया। ये B जो है C की अपेक्षा कितना, C का 2/3, तो ये 2/3। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो 3 का 3 गुना करेंगे तो 3B हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2C। ठीक है, मतलब A जो है 3B के बराबर और जो 3B है 2C के बराबर है। तो ये ABC तीनों को अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो हमको क्या मिलेगा कि A बराबर मिलेगा 3B और ये 3B किसके बराबर है 2C के बराबर हमको अभी यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है कि A, B और C ये तीनों का जो निवेश है उसका अनुपात निकालना है। तो कैसे अनुपात निकालेंगे, तो देखिए हमको क्या पता चला अभी यहाँ पे कि A बराबर है 3B का और 3B बराबर है 2C का, और A, B, C का अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1, तो जो भी इनका गुणनखंड होगा मतलब गुणांक रहेगा, जैसे A का गुणांक 1 हो गया, B का 3 और C का 2, तो इनके गुणांक का गुणा मतलब लघुत्तम निकाल देना हमेशा या गुणा कर देना। तो 1, 3 और 2 इन तीनों का गुणा करोगे, 1 गुना 3 गुना 2 तो क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, या फिर लघुत्तम निकालेंगे तब भी 6। अब इन तीनों तो बराबर ही है तो इन तीनों को बराबर 6 कर देना। ठीक है, तो एक A का वैल्यू कितना भी मिल गया 6 के बराबर, मतलब हम ये कह सकते हैं A कितना है 6 है। इसी तरह जो 3B है उसका वैल्यू क्या मिला 6, जहाँ से B कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 कट जाएगा, B का वैल्यू मिल जाएगा 2। इसी तरह 2C भी किसके बराबर होगा 6 के बराबर, तो C कितना हो गया 2 3 6, तो C का वैल्यू मिल गया 3। तो A, B और C का अनुपात कितना मिला, A, B और C का अनुपात मिला 6:2:3। ये तीनों का जो निवेश है उसका अनुपात मिला। अब जिस हिसाब से वो निवेश करेंगे लाभ भी उनको उसी हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तो लाभ हुआ है टोटल 660 और B का हिस्सा पूछा है कितना होगा, तो B का हिस्सा हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे 6, 2 और 3 में ये 2 है किसका B का हिस्सा है। ठीक है, तो 6, 2, 8 और 1, 3, 11 में से 2 हिस्सा किसका है B का है। ठीक है, और ये मान लो इस हिस्सा में इस रेशियो में निवेश किया है तो लाभ भी इसी रेशियो में होगा, मतलब 6, 2, 8 और 3, 11। ये 11 जो है ये जोड़ने पर क्या मिल रहा है 11, इतना टोटल निवेश हुआ है, मतलब तो इसी में लाभ भी मिलेगा। तो 11 बराबर हमारे पास किसका 660 का, तो एक किसके बराबर होगा, तो 11 से 660 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको 60 मिलेगा, एक इकाई 60 के बराबर होगा। अब हमको B का चाहिए कि B को कितना लाभ मिलेगा, तो इस B का था 2 में हम 60 का गुना कर देंगे तो 120 आंसर मिल जाएगा। तो 120 रुपया B का हिस्सा होगा। यहाँ के बाद अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, B का हिस्सा है 2 तो 2 को ऊपर लिख देते हैं और टोटल कितना है 6, 2, 8 और 3, 11,
ठीक है। तो 11 नीचे और टोटल कितना लाभ हुआ है 660 का। अब इसको हम भाग दे देंगे तो ये 60 बार में और 60 दूनी 120, 120 रुपया जो है इसको मिलेगा, बी का इसमें शेयर होगा, बी का हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो 5वां क्वेश्चन है ये मिश्रण वाले चैप्टर से, ठीक है, मिश्रण मिक्सचर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्या बोला है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 5:2 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि जो अनुपात हो जाएगा दूध और पानी का वो 5:3 होना जाए। ठीक है, देखिए टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है 35 लीटर है टोटल मिश्रण, ठीक है, प्रारंभिक रूप से। तो इसमें जो दूध और पानी का जो अनुपात है 5:2, ये दूध है, इधर इधर मिल्क है और इधर ये वाटर है। ठीक है, तो 5 और 2 का अनुपात अगर मैं लीटर में निकालना चाहूँ कि ये दूध कितना है तो हम क्या करेंगे, टोटल ये देखिए अनुपात 5 और 2 7 है, तो दूध का निकालना है तो ये 5 है, 7 में से कितना है 5 है, ये 5 2 7 टोटल है, ये 7 में से 5 है और टोटल कितना है ये 35 लीटर, यहाँ पे मैं 35 लिख देता हूँ। तो ये 7 पना 35 मतलब 5 5 25, दूध मिला हमको कितना 25 लीटर का, और 35 में से ये 25 घटा देंगे तो 10 लीटर क्या मिल गया हमको, वाटर मिल गया। ठीक है, इस इतना वॉल्यूम था, 25 लीटर दूध था और 10 लीटर पानी था शुरुआत में। अब हमको क्या बोला है कि इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि जो अनुपात है कितना होना चाहिए 5:3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 25 लीटर दूध है, ठीक है, और पानी कितना है भाई 10 लीटर है, तो मैं 25/10 करूंगा क्योंकि अनुपात बोला है। तो अब हम ऐड क्या कर रहे हैं, इसमें पानी ऐड करना है ना। जब पानी ऐड करना है तो दूध में तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, इस पानी में हम x ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं x लीटर और मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करने के बाद कितना अनुपात हो जा रहा है 5:3, तो ये 5 ऊपर में और 3 नीचे में। अब इसका 3 गुना करिए। ठीक है, ये 25 दिया कितना हो जाएगा 75 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 50 + 5x, इसको इधर ले जाएंगे तो 75 - 50 बराबर 5x, तो इसको घटाएंगे तो मिलेगा 25, तो 5x बराबर है 25 का, तो x हो जाएगा 25/5, ये 5 × 5 = 25 मतलब 5 लीटर। हमको 5 लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं जैसे अभी मैं पहले अनुपात वाला बताया था। ठीक है, देखिए कैसे, शुरुआत में अनुपात कितना है 5 और 2 में, इधर मिल्क है इधर वाटर है। ठीक है, हमको कुछ पानी मिला रहे हैं, मिलाने के बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है 5:3 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए अब क्योंकि पानी में तो चेंज, दूध में तो चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दूध हम मिला ही नहीं रहे, तो दूध यहाँ पर और यहाँ पे सेम है। ठीक है, पानी में अलग हो रहा है ना। ठीक है, तो कितना और मिलाया जाए, तो चलिए देखिए ये टोटल, ये भी शुरुआत में कितना था, ये 5 और 2 मिला के हमारे पास कितना हो गया 7, लेकिन ये 7 किसके बराबर था 35 के बराबर, तो 1 कितना के बराबर होगा भाई, तो 7 × 35 से 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको इससे इस अनुपात में जाना, ये तो सेम है, तो यहाँ पे देखेंगे पानी, तो 2 से 1 कितना हो गया, ये 1 बढ़ा है तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो जब हमको पता है कि 1 यहाँ पे 5 के बराबर है, क्योंकि 7 × 35, 1 जो है किसके बराबर, 1 इकाई 5 के बराबर, तो यहाँ भी तो 1 है, इसमें हम 5 के गुणा कर देंगे तो 5 लीटर यहाँ भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 संख्याओं का, ये जो क्वेश्चन है औसत पर है। ठीक है, एवरेज, 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, इसमें से यदि एक संख्या को हटा दी जाए तो जो औसत है 16 हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि जो संख्या हटाई गई उसका मान कितना होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिए, जो औसत होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, आंकड़ों का योग बेटा आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे पहला कंडीशन 5 संख्या बोला है, तो ये संख्या आंकड़ों की संख्या 5 है, औसत कितना 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, औसत हमको आंकड़ों का योग नहीं ना पता, योग को मैं योग लिख के छोड़ता हूँ। ठीक है, योग, ठीक है, और कितने आंकड़े हैं 5, तो देखिए अगर जब भी हमको योग निकालना होता है, सभी आंकड़ों का योग निकालना होता है, तो औसत का गुणा हम आंकड़ों की संख्या से कर देते हैं तो योग मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 संख्याओं का योग देखा जाए, 5 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा 18 × 5 = 90, तो हम यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो 5 संख्याएं जब थी तो उनका योग 90 था। ठीक है, अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी, क्योंकि एक संख्या को हमको हटा दिया गया, एक संख्या को, तो एक संख्या हटा दिए तो, और औसत कितना हो गया 16। तो अब बताओ कि 4 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 4 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करोगे, जो हमारा औसत है 16 दिया है यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ कितनी संख्या, एक जब हट गई तो 4 मिला, तो 16 चौके कितना 64। देखिए 5 संख्या जब था तो योग कितना था 90, अब जब 4 संख्या बच गया तो योग कितना बच गया 64, मतलब एक संख्या घटाया है तभी तो 64 हो गया ना। तो वो हटाई गई संख्या कैसे निकालोगे, तो जो पहले का योग था उसमें से बाद वाले योग को घटा देना, तो हटाई गई जो संख्या होगा वो 90 - 64। ठीक है, तो हो गया 6 और 8 26, ये हमारा 26 होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो
एक व्यक्ति घड़ी को 1140 रुपए में, ये जो हमारा लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 1140 रुपए में बेचता है। ठीक है, जब 1140 में बेचता है तो उसको 5% की हानि होती है। ठीक है, तो अब उस घड़ी को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि उसको 5% का लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो हमको 5% लाभ पर होने के लिए, लाभ प्राप्त होने के लिए कितना में बेचें वो जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर उस घड़ी को खरीदा कितना में गया था, उसका क्रय मूल्य कितना था, पहले हमको ये जानना जरूरी है। अगर हम ये जान लेंगे इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रेशियो मेथड से प्रीफर करता हूँ बनाना, तो मैं रेशियो मेथड से बनाऊंगा। ठीक है, एक तो मेन फॉर्मूला से करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। चलिए देखिए, पहले 5% हानि हो रहा है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर इस मेथड से आप नहीं बनाओगे तो एक बार ध्यान से देखिए, 5% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे प्रतिशत दिया रहेगा तो उसको भिन्न में बदल देना। तो 5% का मतलब 5/100, इस ये वाला वैल्यू हो गया, इसको काटेंगे तो 1/20 मिलेगा। ठीक है, हानि हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जो नीचे वाला है ना, हम उसको ना क्रय मूल्य मान के चलेंगे। ठीक है, उसको हम क्रय मूल्य मान के चलेंगे, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये यूनिट के फॉर्म में, इकाई के फॉर्म में। ठीक है, मतलब अगर वो 20 रुपए का वस्तु था तो उसमें ये 1 इकाई का उसको हानि हुआ। ठीक है, जब 5% की, क्योंकि हम हानि को भिन्न में बदले है ना, तो नीचे वाला जो होता है क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला हानि। अगर लाभ में बदले होते तो ऊपर वाला लाभ होता और नीचे वाला क्रय मूल्य होता। ठीक है, तो 20 रुपए के क्रय मूल्य में 1 रुपए का हानि हुआ, मतलब हम 20 में से 1 घटा दिए तो मिला कितना, 19। मतलब अगर हम वस्तु को 20 इकाई में खरीदेंगे और 1 इकाई में कम करके बेचेंगे तो 19 रुपया जो है उसको ये उसका विक्रय मूल्य होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार, 20 जो नीचे वाला है वो क्रय मूल्य है, ऊपर वाला हानि है। मतलब 20 रुपए के वस्तु को या 20 इकाई के वस्तु को 1 इकाई हानि पर बेचने पर 19 इकाई उसका विक्रय मूल्य होगा। लेकिन जो विक्रय मूल्य हमको दिया है, क्योंकि 1140 रुपए में बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य 19 ना होकर कितना दिया हमको, 1140 रुपए दिया है। ठीक है, अब देखिए 19 इकाई का वैल्यू हो गया 1140, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, तो हम इससे इसको भाग देंगे तो 19 छंग 114 होता है। ठीक है, 19 पंचे 95, 19 छंग का 114 है ना, 19 पंचे 95, हाँ ठीक है 114, तो ये हो गया 60। ठीक है, मतलब 1 इकाई का वैल्यू कितना मिला हमको, 60 रुपए मिला। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब 1 इकाई का वैल्यू अगर 60 है तो हम अब क्रय मूल्य भी यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास 20 इकाई था तो इसमें भी 60 का गुना करेंगे, तो 60 और 20 का गुना हो गया 1200। मतलब हम उस घड़ी को 1200 रुपए में हम खरीदे थे, ये हमारा जाके वास्तविक क्रय मूल्य मिला। अब देखिए इतना क्रय मूल्य मिल गया, अब हमको 5% लाभ पर बेचना है। ठीक है, तो लाभ पर बेचने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत तो कितना दिया है, 5%, तो इस 5% को फिर से भिन्न में बदलेंगे तो 1/20 मिलेगा। फिर से 20 क्या मिला है हमको, क्रय मूल्य मिला है, और ये 1 रुपये का इतना लाभ पर बेच रहा है। मतलब 20 रुपये वाले वस्तु को हम 20 और 1 कितना, 21 रुपये में अगर हम बेचेंगे, 21 इकाई में बेचेंगे तो हमको कितना, 5% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए 20 की जगह हमको क्या दिया है, क्रय मूल्य कितना हो गया 1200, तो यहाँ पे हम 1200 रखते हैं। ये कितना गुना है, 60 गुना, मतलब 1 इकाई का वैल्यू कितना है, 60 है। अब ये इसको में हमको 5% लाभ कमाने के लिए 20 वाला 21 में बेचना पड़ेगा, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 60 का गुना करेंगे। तो 60 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1260 रुपये। मतलब हम अगर वस्तु को 1260 में बेचेंगे तब जाके हमको 5% का लाभ होगा। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चीनी की कीमत में 20% की कमी की गई, तो 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। ठीक है, ये बट्टा पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, बट्टा या डिस्काउंट बोल लीजिए। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला टॉपिक है। तो एक चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त प्राप्त होता है या अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तो तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत प्रति किलो क्या थी। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले जितना भी कीमत रहा हो चीनी का, उस चीज़ को तो हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो उस कीमत में यदि 20% की कमी कर दिया गया तो हम 600 में जितना भी चीनी खरीद पाते थे उससे 5 किलो चीनी हम क्या करते हैं, अतिरिक्त अधिक खरीद पाते हैं। तो बताना है कि शुरुआत में कीमत कितना था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो फिर से हम इसको प्रतिशत वाले रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। तो कमी हुआ है, ठीक है, 20% क्या हुआ है, कमी हुआ है। तो 20% को हम फिर से भिन्न में बदलेंगे तो ये 20/100, इसको काट पीट करेंगे तो 1/5। अब हम ये समझे क्योंकि कमी हुआ है ना, ये हम मानेंगे वास्तविक। ठीक है, ये वास्तविक कीमत थी मान लो 5 इकाई, तो उसमें 1 इकाई का कमी होगा तो कितने में, 4 में बेचेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 1 में मैं लिखता हूँ कीमत, ठीक है, ठीक है, और नीचे मैं लिखता हूँ मात्रा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई, ये कीमत लिखे हम यहाँ पे और ये मात्रा लिखे। तो हम ये जो 1/5 आएगा, ये 5 जो है ये प्रारंभिक कीमत होगा। ठीक है, तो ये प्रारंभिक कीमत हो गया 5,
और ये 5 में, क्योंकि ये कमी हो रहा है ना, प्रतिशत में कमी हो रहा है, तो 5 में 1 घटाना है, तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले की कीमत 5 इकाई थी तो अब 20% कम करने पर उसकी कीमत 4 इकाई हो गई। ये इकाई में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इकाई है, यूनिट है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कीमत कम होगा तो मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। ये एक दूसरे का, कीमत और मात्रा क्या होगा, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर कीमत कम होगा तो आप जितना मान लेते हैं 100 रुपये में आप 2 किलो कोई चीज़ खरीदते थे, अब इसकी कीमत अगर हम 80 रुपये अगर हो गया तो हम क्या करें, 2 किलो से ज़्यादा खरीद पाएंगे। मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस केस में हमको क्या करना है, जो 5 वाला 4 था वो मात्रा में ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देना है। समझ में आ रहा है ना, कीमत जो 5 से 4 हो गया था तो मात्रा 4 से 5 हो गया था। अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि 5 इकाई जब कीमत था तो मात्रा कितना मिलता था, 4 इकाई मिलता था। ठीक है, मतलब 5 रुपये में 4 किलो मिलता था, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अब जब कीमत 5 रुपये से 4 रुपये हो गया तो अब हमको 5 किलो मिलता है। ठीक है, पैसा उतना ही है, पैसा हम जितना लेके जा रहे हैं तो उतना ही लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको पैसा क्या दिया है कि 600, हम 600 रुपये की खरीदारी कर रहे हैं। पहले भी 600 का खरीदते थे और अब भी 600 का खरीदते हैं। बस हुआ क्या कि अब 600 रुपये में पहले जितना खरीदते थे उससे 5 किलो हम ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पहले हम 4 इकाई खरीद पाते थे, अब ये 5 इकाई खरीद पाते थे। कितना एक्स्ट्रा इकाई खरीद पा रहे हैं भाई, यहाँ पे 1 इकाई हम एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। जब 1 इकाई एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में कितना है भाई, 5 किलो हम एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं। तो 1 इकाई किसके बराबर है, ये 5 किलोग्राम के बराबर है। इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जब 1 इकाई का वैल्यू 5 किलो है तो ये 4 इकाई का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना 5 मतलब 20 किलो हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे बाद वाला कीमत अगर देखेंगे तो ये कितना होगा भाई, 5 गुना 5 25 किलो मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हम 600 रुपये पहले जब लेकर जाते थे तो चीनी हमको कितना मिलता था, 20 किलो मिलता था। लेकिन अब जब कीमत कम हो गया तो चीनी 600 रुपये में अब कितना, 25 किलो मिल रहा है, मतलब 5 किलो एक्स्ट्रा मिला ना। बस इसी चीज़ को यहाँ पे बोला था। अब हमारा निकाल, अब 600 रुपये में हम 20 किलो चीनी पहले खरीद पाते थे, तो मतलब पहले का कीमत कितना होगा भाई, ठीक है ना, पुराना कीमत कितना होगा। तो कीमत कैसे निकालेंगे भाई, टोटल 600 रुपये है, इस 600 रुपये में कितना 20 किलो खरीद पाते थे, तो हम 20 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा 30, मतलब 30 रुपये प्रति किलो। 1 किलो का कीमत कितना होता था, 30 रुपये। अच्छा, नया कीमत कितना होगा भाई, तो पैसा तो हम 600 ही लेकर जा रहे हैं ना, तो इस 600 को हम क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे तो 1-1 किलो का कीमत मिल जाएगा। तो 50, 25 चौको 100, 24 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अगर नया कीमत पूछता तो 24, पुराना कीमत पूछता तो 30। तो हमारा क्या पूछा हुआ है, पुराना कीमत पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सॉरी क्या पूछा है कि कीमत में कमी से पहले, ठीक है, चीनी का कीमत प्रति किलो क्या था, 30 था, तो इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर नया पूछता तो उसका आंसर ये 24 हो जाता। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये बट्टा से संबंधित क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर संबंधित है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, जितना भी मैं टॉपिक लिया हूँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में, एक रकम मतलब कोई पैसा है, कोई धन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो वही धन जो है 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। समझ में आया ना, कोई धन 5 साल में 2 गुना हो जा रहा है तो कितने समय में वह अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, हमको ये चीज़ बताना है। अब देखिए, क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर संबंधित है, तो मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन के लिए। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर बोलेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आप माइंड में रखिएगा कि n1 की पावर t2 बराबर n2 की पावर t1। देखिए यहाँ पे n1 है तो t2 है, यहाँ पे n2 है तो t1 है। अब n1 क्या है भाई, n1 का मतलब शुरुआत में कितना गुना दिया हुआ है, तो ये 2 गुना बोला है तो 2 गुना हमारा n1 हो जाएगा। ठीक है, और t2 दूसरे बार का जो समय है, यहाँ पे दूसरे बार का समय नहीं, अच्छा दूसरे बार हमारा 8 गुना बोला है, तो n2 क्या दिया हमारा 8 गुना, मतलब 8 दिया हुआ है n2 का वैल्यू। पहले में समय कितना दिया था 5 साल, तो t1 कितना हो गया 5 साल। तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से जो समय और जो गुना दिया रहेगा वो t1 n1 होगा, और जो दूसरे स्टेटमेंट में दिया रहेगा वो n2 और t2। यहाँ पे जो समय हमको निकालना है वो t2 होगा। अब इसके हिसाब से यहाँ पे अगर वैल्यू रख देंगे तो काम बन जाएगा। तो n1 कितना हमारा 2 गुना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। t2 कितना भाई यहाँ पे 8 गुना, तो यहाँ पे t2 की जगह हम लिख देंगे 8। n2 कितना है, n2 हमको दिया है क्या, सॉरी, अच्छा ये हमारा t2 तो निकालना है ना, ये t2 तो छोड़ दीजिए, ये t2 हमको निकालना है। ठीक है, n2 हमको कितना दिया हुआ 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8, और t1 कितना दिया था हमको 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। बस यहाँ से हमको t2 का वैल्यू, तो ये हो गया 2 की पावर t2 बराबर, क्या हमें 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 पहले से था, तो ये 2 की पावर 3 की पावर 5 का मतलब 5 दिया 15, इसका गुना हो जाता है, तो 2 की पावर 15 हो गया। अब बायां और दायां पक्ष को जब आप तुलना करेंगे तो t2 कितना मिलेगा 15 साल, तो ये हो जाएगा t2 15 साल।
मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो धन था वो 15 साल में 8 गुना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए कि इस चक्रवृद्धि ब्याज के जगह अगर साधारण ब्याज दे देता, ठीक है, और सेम ऐसी क्वेश्चन पूछ देता तो उसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस आएगा। अगर साधारण ब्याज दिया रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको साधारण ब्याज के लिए याद रखना है। ठीक है, मतलब T1 के सामने N1 माइनस 1 और T2 के सामने N2 माइनस 1। अगर साधारण ब्याज रहता और ये क्वेश्चन पूछता तो हम इसको इस मेथड से सॉल्व करते। चलिए कर ही देते हैं कि देखते हैं कि अगर ये साधारण ब्याज के अगर दर पे होता तो कितना आता। तो T1 कितना है भाई हमारे पास 5, तो हम इसको कर देते 5 साल था तो 5 लिखते। ठीक है, T2 कितना है हमको निकालना है तो मैं T2 को T2 ही छोड़ देता। N1 माइनस 1 तो N1 कितना था 2, तो 2 माइनस 1 और N2 कितना था 8, तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस 1। तो ये 5 बटा T2 बराबर ये 2 माइनस 1 बटा 7, 3 गुना करेंगे तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना 35 साल। ठीक है, तो साधारण ब्याज पे क्या हो जाएगा, अगर रहता तो 35 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो पाता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो मात्र 15 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बनता है तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, आपका तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये वर्क एंड टाइम, कार्य और समय पर संबंधित है। कार्य समय, वर्क एंड टाइम। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार एक कार्य को 40 दिन में पूर्ण करता है। ठीक है ना, एक ठेकेदार एक कार्य को 40 दिन में पूर्ण करता है। इस कार्य के लिए वह 100 आदमियों को शुरू में तथा 100 और आदमियों को 35 दिन के बाद लगाकर कार्य को समय पर पूर्ण करता है। ठीक है, यदि वह अतिरिक्त आदमियों को कार्य में नहीं लगाता तो वह कार्य को कितने और दिनों में पूरा कर देता। देखिए क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक ठेकेदार है, वह एक काम लेता है और उस काम को वह 40 दिन में वो खत्म करवा देता है। ठीक है ना, लेकिन जो 40 दिन में कैसे खत्म करवाता है, तो शुरुआत में वो 100 आदमी लगवाता है। ठीक है, 100 आदमी कार्य कर रहे होते हैं, काम अपना कर रहे होते हैं, लेकिन अंतिम में जैसे मतलब इस 35 दिन तक के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 35 दिन तक के लोग काम किए, लेकिन 35 दिन के बाद जो 5 दिन बचा हुआ, उस 5 दिन के लिए ये 100 मजदूर तो काम कर ही रहे हैं, वो 5 दिन के लिए 100 मजदूर को और लगवा दे रहे हैं। मतलब वहां पे मजदूर कितने हो जा रहे हैं, 200 हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बताइए कि ये फिर 40 दिन में काम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 100 एक्स्ट्रा मजदूर जो लगा रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो ये पुराने वाले मजदूर ही कितना और दिन, 40 दिन से और कितना ज़्यादा दिन का समय लेते, हमको ये चीज़ बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या शुरू करते हैं। तो पहले हम टोटल काम निकालते हैं कि काम कितना करना है। ठीक है, एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो क्या समझ रहे हैं कि जो शुरू में जो 100 आदमी काम कर रहे हैं वो तो पूरा 40 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि 35 दिन के बाद 100 लोग और आ रहे हैं तो वो लोग तो अपना 5 दिन काम कर रहे हैं ना। तो ये जो शुरुआत वाले जो 100 है, स्टार्टिंग वाले, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग लिख देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग वाले जो 100 आदमी है वो तो पूरा 40 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो 100 आदमी 35 दिन के बाद आ रहे हैं वो लोग तो केवल 5 दिन में ही काम कर रहे हैं, तभी तो 40 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। मतलब शुरुआत वाले 100 आदमी का 40 दिन का काम और जो बाद में आ रहे हैं लेटर, मतलब बाद में जो आ रहे हैं उनका 5 दिन का काम, ये टोटल काम हो रहा है। लेकिन इस टोटल काम को बोला है कि अगर आदमी नहीं लगाए होते, ठीक है, अगर और आदमी नहीं लगाए होते तो यही 100 लोग, शुरुआत वाले ही 100 लोग, ये स्टार्टिंग वाले ही 100 लोग काम करते तो कितना दिन, अब 40 दिन से तो ज़्यादा समय लगता ना भाई, क्योंकि बाकी 100 लोग को हम ला ही नहीं रहे। मतलब ये 40 लोग का शुरुआत वालों का काम और फिर 35 दिन के बाद जो 5 दिन के आ रहे हैं वो 100 लोग का काम, ये जो टोटल होगा इधर हम वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अगर वो 100 लोग और नहीं आते तो पुराने 100 लोग कितना करते, 40 से x दिन ज़्यादा काम करे। तो इसी x की वैल्यू को हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4000 प्लस ये 500, ये इधर बच गया 100 और इधर लिख देते हैं 40 प्लस x। तो ये हो गया हमारा कितना 4500। 4500 बराबर हो गया 100 इंटू 40 प्लस x। ये 2 से 2 जीरो काट देते हैं, मतलब 45 बराबर 40 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना होगा 45 माइनस 40, 5 दिन। ठीक है, तो वो आदमी लोग जो थे पहले से काम कर रहे थे वो लोग 5 दिन अगर और काम करते 40 दिन के बाद भी तो काम कंप्लीट हो जाता। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 5 होगा। ठीक है, अब आप कमेंट में बताएंगे कि ये 10 क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक पे था वो कैसा लगा आपको। क्या ऐसा वीडियो लाना ठीक रहेगा? हर दिन अगर मैं 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन लेकर आऊँ तो क्या आपका इससे रिवाइज हो पाएगा? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करना है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी हाफ एन आवर तो हो ही जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।